बॉस ने बुला लिया था कुछ काम से, तो थोड़ा लंबा ब्रेक हो गया। कितना टाइम वेस्ट हो गया हम लोग का? आई थिंक 20-25 मिनट। चलो इसको एक्सटेंड कर देंगे। हाँ, है सभी लोग? ऑडिबल हूँ मैं? स्टार्ट करें? यस सर, यस सर। हाँ, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट फाइल सिस्टम्स। फाइल सिस्टम में पहले एक फाइल सिस्टम चलता था, आपने सुना होगा, FAT16, FAT32। बेसिकली फैट स्टैंड्स फॉर फाइल एलोकेशन टेबल। फाइल को अलोकेट करने के लिए, मतलब फाइल को एड्रेस के साथ रखने के लिए एक टेबल, फाइल एलोकेशन टेबल। 16 और 32 स्टैंड्स फॉर बिट्स। उतने बिट्स की इनकी कैपेसिटी होती। बिट्स मतलब उसकी स्टोरेज कैपेसिटी उतने में नहीं होती थी, बिट्स में उसको रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, अब आजकल हम लोग को देखने को मिलता है NTFS फाइल सिस्टम। जैसे मैं अपने किसी पार्टीशन की प्रॉपर्टी अगर ओपन करता हूं, तो आप यहाँ देख सकते हैं द फाइल सिस्टम इज NTFS। NTFS स्टैंड्स फॉर न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। तो क्यों FAT16 या FAT32 को चेंज करके NTFS किया गया? आजकल क्यों NTFS यूज करते हैं? बहुत सारे रीजन। पहले तो स्पीड में इम्प्रोवाइजेशन हुई। दूसरे इम्प्रोवाइजेशन हुई कि पहले होता था कि 3.8 GB या 3.6 GB 8 GB से ज्यादा की बड़ी एक सिंगल फाइल हम नहीं स्टोर कर सकते थे। आप कभी ट्राई करके देखना, किसी अपनी पेन ड्राइव को FAT32 से फॉर्मेट करना, मतलब उसको FAT32 की फाइल सिस्टम प्रोवाइड करना, और उसके बाद कोई उसमें एक ऐसी फाइल डालना जिस फाइल की साइज 4 GB से ज्यादा हो। अब कहेंगे सर 32 GB की पेन ड्राइव है, बाकी खाली थोड़े रहेगा। मैं सिंगल फाइल की बात कर रहा हूँ। कोई एक ऐसी फुल हाई डेफिनेशन की मूवी ले लो जिसकी फाइल साइज 4 GB से ज्यादा हो, नहीं कॉपी होगा, आएगा द फाइल इज टू लार्ज फॉर द डेस्टिनेशन, ऐसा एक एरर मैसेज आ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पेन ड्राइव में जगह नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो फाइल सिस्टम इतनी लार्ज फाइल को सपोर्ट नहीं कर रहा है। सो क्या करें इस केस में? फाइल सिस्टम चेंज कर सकते हैं, चेंजेस टू NTFS। NTFS टेराबाइट्स तक की भी फाइल होगी तो भी स्टोर कर लेगा, कोई इशू नहीं। इसीलिए आजकल हम लोग NTFS यूज करते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। अच्छा, एक EXT भी होता है या XFAT भी होता है। XFAT किसके लिए जाना जाता है? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स को इंस्टॉल करने के लिए XFAT काइंड ऑफ ऑपरेटिंग वो फाइल सिस्टम यूज करना पड़ता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्लाइड, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये निकलती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा भी इंस्टॉल कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग फाइल सिस्टम भी रख लें अपने पार्टीशन। ठीक है, सो दिस वाज योर डे 2 ऑपरेटिंग सिस्टम्स। इसमें कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, या फिर हम लोग डे 3 के लिए बढ़ें। आज डे 3 ही तो है ना आपका? हाँ सर। सर एक क्वेश्चन था। बिल्कुल, कहानी है, पूछिए। सर बोल रहे थे कि जैसे सर आप ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बोले सर कि आप पेन ड्राइव या बूटेबल डिस्क बना के हम लोग बूट कर सकते हैं। तो ये क्या हम लोग ये इसको नेटवर्क के थ्रू हम लोग क्या एक मशीन से अनदर मशीन क्या बूट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सर वो थोड़ी सी प्रोसीजर। आपको प्री रिक्वेसाइट्स करनी पड़ेंगी। देखो, इनफैक्ट हम लोग यहाँ नाइलेट में इस चीज को इम्प्लीमेंट भी किए हुए हैं, ये करते भी हैं। एक चीज होती है WDS, विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विस। ऐसे और भी सर्विसेज हैं जो एक इस कंडीशन में ये करते क्या है, हमें मान लो ऑपरेटिंग सिस्टम किसी सिस्टम पे इंस्टॉल करना है, लोकल एरिया नेटवर्क है हमारा, 25, 30, 50, 100 सिस्टम्स हैं। हम क्या करते हैं, किसी एक सिस्टम को एज अ सर्वर फंक्शन कराते हैं, उसको कुछ रोल्स डिफाइन कर देते हैं। उसी में से एक रोल है WDS का रोल, विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विस। होता क्या है, हम इंस्टॉलेशन फाइल को उस पर्टिकुलर सर्वर पे रख देते हैं। ठीक है,
अब उस सर्वर से जितने भी सिस्टम और कनेक्टेड हैं, वो जैसे ही ऑन होते हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं, तो वो सर्वर रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है, और नेटवर्क के थ्रू वो मीडिया फाइल्स को इस पर्टिकुलर क्लाइंट मशीन तक फॉरवर्ड करता है, ठीक है। तो बिना किसी इंस्टॉलेशन मीडिया के हम नेटवर्क के थ्रू फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर। सर उसका क्या बोले थे, WDX बोले थे सर? WDS, विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विस। अच्छा सर, थैंक यू सर। सर ये जैसे हम लिनक्स इंस्टॉल करते हैं, तो उसमें जो आपने बताया एक्स फैक्टर या एक्स डे करके पहले होता था, आजकल वो भी NTFS पे हो जाता है। ओके सर, एक्चुअली उसमें जैसे हम करते हैं तो उसकी सर पार्टीशन शो क्यों नहीं करती? जैसे विंडोज़ में हम अगर उसको चेक करते हैं तो हमें कई बार उसकी पार्टीशन शो नहीं करती, मतलब उसमें XD करके जो पार्टीशन होती हैं उसकी नहीं शो करती। अगर कोई ऐसा फाइल सिस्टम आप यूज कर रहे हैं जो कि विंडोज के लिए रिकॉग्निजेबल नहीं है, तो वो विंडोज में डिस्प्ले नहीं होगा। ओके सर। विंडोज को भी तो उसे पहचानना पड़ेगा ना उसको डिस्प्ले कराने के लिए। यस सर। चलिए, एक छोटा सा चैप्टर और है, इसको भी आज कंप्लीट ही कर देते हैं, बहुत छोटा सा पार्ट है। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन विद विंडोज एंड लिनक्स। विंडोज मशीन जो होती है और लिनक्स मशीन होती है, इसमें नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, पहले मैं इसको समराइज ही कर दूं आपको। आप अभी यहाँ पे क्लास में बैठे हैं, मैं आपको कैसे पहचानूंगा? ऑब्वियसली आपके नाम से पहचानूंगा, है ना? मैं आपको आपके नाम से पहचानूंगा कि आप इस क्लास में हैं। ठीक वैसे ही एक कंप्यूटर जब नेटवर्क से कनेक्ट होता है तो उसकी जगह अपने आप को रख के देखिए कि बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं नेटवर्क पे। तो उस पर्टिकुलर कंप्यूटर की पहचान क्या है? उसका अपना आईपी एड्रेस और उसका नाम। आईपी एड्रेस क्या होता है मैं शॉर्ट में ही बताऊंगा, आईपी एड्रेस आगे नेटवर्क एड्रेसिंग में आपको डिटेल में बताई जाएगी। अभी आप आईपी एड्रेस को कुछ ऐसा समझिए कि पहले तो समझिए आईपी एड्रेस का पूरा नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स को कहते हैं। किसी भी चीज को करने का एक प्रोटोकॉल होता है। जैसे आपसे मैं बात कर रहा हूँ तो ये भी एक प्रोटोकॉल ही मैं फॉलो कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ से बोलना पड़ रहा है, हिंदी लैंग्वेज में बोलना पड़ रहा है, ठीक है, माइक में बोलना पड़ रहा है, आप वहाँ पे हिंदी लैंग्वेज में इस चीज को समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ नियम आखिर चल रहे हैं ना। तो जब कंप्यूटर्स भी कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से तो उन्हें भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं, बहुत सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। हर एक चीज, हर एक काम का अपना एक अलग रूल होता है। तो कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने का भी एक प्रोटोकॉल होता है जिसको कहते हैं आईपी एड्रेस। अब इसको हम लेमैन लैंग्वेज में कैसे समझे कि आईपी का काम क्या है? सिंपल भाषा में समझते हैं। अच्छा बताइए, आपकी क्लास में अभी 20-25 लोग ज्वाइन हैं। मुझे आप में से किसी एक को अगर चिट्ठी भेजनी हो तो मुझे किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? सर ईमेल एड्रेस, सर नेम, नाम। मैं चिट्ठी की बात कर रहा हूँ। नाम, एड्रेस और पिन कोड, ठीक है। सबसे मेन चीजें तो मुझे यही चाहिए ना। मुझे आपका नाम चाहिए, आपका पता चाहिए, ठीक है, पता में ही पिन कोड है आपका, वो इंक्लूडेड है। मतलब इनफैक्ट मैं अगर क्लियरली कहूँ तो मुझे आपका नाम चाहिए और आपका पता चाहिए, ठीक है। और आपको कैसे पता चलेगा कि किसने भेजा? तो जाहिर सी बात है मेरा नाम और मेरा पता भी होना चाहिए,
तो जब हम चिट्ठी लिखते हैं तो एनवेलप पे दोनों चीजें लिखते हैं ना, टू और फ्रॉम, टू XYZ फ्रॉम ABC, पूरा लिखते हैं इंक्लूडिंग द एड्रेस, होता है ना। तो जब कंप्यूटर्स भी कम्युनिकेट करते हैं तो बेसिकली डेटा को एक जगह से दूसरे जगह तक भेज रहे होते हैं। उस डेटा में कोई क्वेरी हो सकती है, कोई डेटा हो सकता है, कोई फाइल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई रिक्वेस्ट हो सकती है। वो एक जगह से दूसरे जगह को डेटा को भेज रहे होते हैं। तो इनको भी तो इनका नाम और पता चाहिए क्या। तो IP एड्रेस एक्ट्स एज एन एड्रेस थिंग फॉर द कंप्यूटर। जैसे आपका नाम है फॉर एग्जांपल प्रिया, ठीक है, आपका पता है सपोज दैट दिल्ली, ठीक। तो कंप्यूटर को भी अगर किसी दूसरे कंप्यूटर को अगर भेजना हो तो उस कंप्यूटर की डिटेल्स इसके पास होनी चाहिए, पता होना चाहिए, तो ही तो पता चलेगा कि नेटवर्क पे जाना कहाँ है, जो कि नेटवर्क पे तो हजारों करोड़ों डिवाइसेस कनेक्टेड है। और इनफैक्ट IP एड्रेस यूनिक भी होना चाहिए, नहीं तो मैंने एक लेटर भेजा, वो फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी कि कहाँ भेजना, कहाँ है, किस जगह। तो एड्रेस यूनिक भी होना चाहिए। आपकी अपनी सोसाइटी है, आपका अपना हाउस नंबर है, क्या वो हाउस नंबर आपकी सोसाइटी में किसी और को भी अलॉटेड है? बिल्कुल नहीं है, आपका यूनिक है हाउस नंबर, ठीक है। ठीक वैसे ही IP एड्रेस भी यूनिक है। ये एक न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन होती है कंप्यूटर के एड्रेस थिंग की, IP एड्रेस। क्या क्या रिक्वायर्ड होता है किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए? सबसे पहले तो कंप्यूटर का एक नाम होना चाहिए, एक IP एड्रेस होना चाहिए। अब आगे आपको पता चलेगा मिलता कैसे है IP एड्रेस, ठीक है। एक डिफॉल्ट गेटवे होना चाहिए। अब चूंकि ये वर्ड यहाँ आ गया है तो मैं इसको बता दूं। सपोज दैट ये आपका घर है, इतना दूर आपने घर में एक कंप्यूटर लगा रखा है, ठीक है। आपको इंटरनेट से कनेक्ट करना है, ये तो आपका लोकल एरिया नेटवर्क हुआ ना, ये तो आपका लोकल एरिया नेटवर्क हुआ। यही तो पढ़ते आ रहे हैं हम लोग इतने सालों से। जो हमारे घर में, हमारे बिल्डिंग में, हमारे प्रीमाइस में जो नेटवर्क यूज हो रहा है, दिस इज अ लोकल एरिया नेटवर्क। और बाकी जो नेटवर्क है जिसको हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं, जिसको हम लोग इंटरनेट भी बोलते हैं, सबको पता है, क्लियर है? यस सर। इन दोनों नेटवर्क के बीच में एक ऐसी डिवाइस यूज होती है जो इन दोनों नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कराती है। मतलब एक अलग काइंड ऑफ नेटवर्क और एक अलग काइंड ऑफ नेटवर्क, दो अलग अलग तरह के नेटवर्क के बीच में एक डिवाइस ऐसी है जो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कराती है। उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, कोई बताएगा? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, रूटर या फिर रूटर के अंदर यूज होता है नेटवर्क एड्रेस, राउटर, ट्रांसलेशन नेट। अब डिवाइस की बात हो रही है तो डिवाइस को कहेंगे राउटर, ठीक है। राउटर, कोई रूटर भी बोलता है, राउटर भी बोलता है, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। राउटर जो वर्ड है वो बना ही है रूट से। इसका काम यही है कि आपके द्वारा भेजे गए किसी भी डेटा को रीड करेगा, चेक करेगा कि वो डेटा इसी नेटवर्क के लिए है कि दूसरे नेटवर्क के लिए है। वो चेक करेगा, अगर इसी नेटवर्क के लिए तो छोड़ देगा, चलो इसी में जाना है, लेकिन अगर दूसरे नेटवर्क के लिए तो तुरंत उठा के इसको वाइड एरिया नेटवर्क पे आगे भेज देगा। तो कर क्या रहा है बेसिकली, यहाँ पे एक पहरेदार की तरह खड़ा है, ठीक है, एक पहरेदार की तरह यहाँ पे खड़ा है जो इधर के डेटा को, इस तरह के नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क पे फॉरवर्ड कर रहा है। मतलब दो नेटवर्क के बीच में ये एक तरह से कम्युनिकेशन पॉइंट है। अच्छा, इसको सिंपल लैंग्वेज में गेट भी तो कह सकते हो। मतलब आपका अपना घर है, ठीक, आप एक कमरे में से दूसरे कमरे में तक जाते हैं, ओके, ठीक है। लेकिन अगर आपको बाहर की दुनिया में निकलना हो, दूसरे मोहल्ले में जाना हो, तो आपको अपने घर का मेन गेट तो क्रॉस करना पड़ेगा ना। छत फाड़ के तो जाओगे नहीं। प्रैक्टिकली क्या होगा, आपको अपने कमरे में से निकलना होगा और आपको अपने मेन गेट तक जाना होगा। अब मेन गेट तक आप गए, ये रहा आपका मेन गेट,
उसके बाद फिर आप बाहर के दुनिया में मतलब वाइड एरिया नेटवर्क पे आप फिर उसके बाद जाते हैं। यही तो प्रोसेस होता है, समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। तो डिफॉल्ट गेटवे वही चीज है, राउटर के अंदर एक प्रोग्राम होता है जो ये काम करता है, इधर के पैकेट को रीड करेगा, आगे फॉरवर्ड करेगा। एनआईसी क्या है मैंने आपको बताया ही, एनआईसी तो पता चल गई सबको। To physically connect to a network, computer must have a network interface card और NIC। अब मैं आपको NIC भी दिखा दूं कैसा होता है, पढ़ाने को तो मैंने कई बार बता दिया NIC क्या है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ये आपका ईथरनेट के लिए है। ईथरनेट बेसिकली ये एक प्रोटोकॉल का नाम है। ये वाला जो पोर्ट है ईथरनेट प्रोटोकॉल को फॉलो करता है, इसलिए इसको हम ईथरनेट पोर्ट भी बोल लेते हैं। ठीक है, ये लोकल एरिया कनेक्शन के लिए ये पोर्ट यूज किया जाता है। इसके लिए हमें चाहिए होता है ईथरनेट केबल या लैन केबल। ठीक है, इससे आपको याद आ गया होगा। इस पोर्ट को, इस चीज को हम क्या कहते हैं, ये जो सॉकेट है 8 तारें होती हैं इसमें, और इस सॉकेट को हम कहते हैं RJ45 रजिस्टर्ड जैक 45, जो कि कहाँ लगता है, इसमें लगता है लैन कार्ड, इस पोर्ट पे। ठीक है, इस नेटवर्क अडेप्टर में, इस NIC में। एक और NIC होती है वाईफाई के लिए, इसमें आपको एंटीना भी मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको वायरलेस लोकल एरिया, जो तार से आप कनेक्ट करेंगे एग्जैक्टली वही काम आप वायरलेस करते हैं। इन दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है, तार जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर यहाँ पे मान लो कोई एक नेटवर्क स्विच लगा है, इससे आपको कनेक्ट करना है एक ईथरनेट वाले को, ईथरनेट NIC को, तो आप वायर से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जबकि अगर इसको वाईफाई को करना हो तो यही काम आप वायरलेसली करते हैं। ठीक है, ये चीज आई समझ में? ये इसका भी काम वही है, एक लोकल एरिया नेटवर्क प्रोवाइड कराना, लोकली कनेक्ट कराना। यहां तक आया सबके समझ में? यस सर। The NIC is a piece of hardware that allows the computer to connect to the network medium. It may be integrated in the computer motherboard or may be separately installed card. ये मदरबोर्ड के साथ भी हो सकता है और अलग से भी लगाया जा सकता है। In addition to the physical connection, some configuration of the operating system is required for the computer to participate in the network. Most modern networks connect to the internet and use the internet to exchange information. Each computer on these network required an IP, मतलब internet protocol address, as well as other information to identify it. There are 3 parts to the IP configuration. IP configuration हर सिस्टम में होना चाहिए किसी भी नेटवर्क से पार्टिसिपेट करने के लिए। अब IP configuration में सिर्फ और सिर्फ अकेले IP एड्रेस नहीं यूज होता है, उसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट खुद IP एड्रेस, जो कि आइडेंटिफाई करता है कंप्यूटर को किसी भी नेटवर्क पे। हर कंप्यूटर का अपना यूनिक IP एड्रेस होगा, मतलब किसी और से मैच नहीं कर रहा होगा। दूसरी चीज है सबनेट मास्क। इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द नेटवर्क ऑन विच कंप्यूटर इज कनेक्टेड। इंटरेस्टिंग चीज देखो, IP एड्रेस जो है, ये जो हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए है। ठीक है, कि ये नेटवर्क पे
जो भी कंप्यूटर्स हैं और भी हो सकते हैं, कई सारे कंप्यूटर्स हो सकते हैं, उसमें ये जो कंप्यूटर है आईपी एड्रेस इसको रिप्रेजेंट करता है कि कौन सा कंप्यूटर यहाँ नेटवर्क पे कनेक्टेड है। अब सबनेट मास्क क्या होता है? यूज्ड टू आइडेंटिफाई द नेटवर्क ऑन विच द कंप्यूटर इज कनेक्टेड। सबनेट मास्क इस नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है कि किस नेटवर्क पे ये कंप्यूटर कनेक्टेड है, ये आईपी कनेक्टेड है। ठीक है। डिफॉल्ट गेटवे identifies the device that the computer uses to access the internet or other network। यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे जनरल पर्पस में अगर देखिए, अभी हम अगर अपने घर का एग्जांपल लें, तो मेरे घर पे जो राउटर लगा है, सपोज दैट मैंने जो जियो गीगा फाइबर लगाया हुआ है, उसका एक राउटर लगा हुआ है, ठीक, मेरा लैपटॉप उस राउटर से कनेक्टेड है। तो मेरे घर पे डिफॉल्ट गेटवे क्या होगा? मेरे घर पे डिफॉल्ट गेटवे वही पर्टिकुलर राउटर होगा जिससे मैं कनेक्टेड हूं, क्योंकि उसी के माध्यम से मैं इंटरनेट से कनेक्ट हो पा रहा हूं। मतलब एक लोकल एरिया कनेक्शन एक ग्लोबल एरिया कनेक्शन से कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर पा रही है बिकॉज ऑफ दैट राउटर, सो दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट गेटवे। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? यस सर। अब जो आईपी की कॉन्फ़िगरेशन होती है कैसे की जाती है, ये तीनों चीजें कैसे कॉन्फ़िगर होती हैं। एक होता है मैनुअल आईपी कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें ये पूरी कॉन्फ़िगरेशन नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर खुद अपने हाथों से करता है, कीबोर्ड और माउस से सारी वैल्यूज को इंटर करते हुए। ठीक है। एक होता है ऑटोमेटिक या डायनामिक आईपी कॉन्फ़िगरेशन। इसमें क्या होता है, आपको कुछ नहीं करना होता, ये सारी चीजें एक दूसरी डिवाइस अपने आप कर देती है, अपने आप आपके सिस्टम को आईपी प्रोवाइड कर देगी, अपने आप आपके सिस्टम को सबनेट डिफाइन कर देगी, अपने आप डिफॉल्ट गेटवे का भी एड्रेस प्रोवाइड कर देगी। ठीक, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं। देखिए, एक आईपी एड्रेस मैंने मैनुअल कर रखा है। ठीक है, मेरे सिस्टम पे मैंने मैनुअल कर रखा है, मैंने खुद ही कॉन्फ़िगर किया है। आईपी एड्रेस चाहिए होगा, ये रहा आईपी एड्रेस। सबनेट मास्क चाहिए होगा, सबनेट मास्क भी प्रोवाइड कर दिया। डिफॉल्ट गेटवे चाहिए, डिफॉल्ट गेटवे। ये तीनों चीजें मैंडेटरी हैं, तो तीनों चीजें प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। इन्हीं तीनों को मिला के कहते हैं कि हाँ आईपी कॉन्फ़िगरेशन है। अब या तो इसको मैं मैनुअल कर सकता हूं जैसा कि मैंने अभी किया, या तो मैं ऑटोमेटिक पे कर सकता हूं। इसमें क्या होगा कि मेरे नेटवर्क पे मौजूद किसी दूसरे डिवाइस से मुझे ये कॉन्फ़िगरेशन, ये तीनों चीजें अपने आप प्रोवाइड हो जाएंगी, मुझे मैनुअली नहीं लेनी पड़ेंगी। क्लियर है, समझ में आया? तो ये दो तरह की कॉन्फ़िगरेशन होती है। जनरली इसको हम, आप सुने होंगे, स्टैटिक आईपी और डायनामिक आईपी के नाम से जानते हैं। जो मैनुअल वाली होती है, चूंकि वो चेंज नहीं होती, वो रोज सेम आईपी ही रहती है, इसलिए उसको हम लोग स्टैटिक भी बोलते हैं। The IP address entered is referred to as static address and is permanently assigned to that computer। वो मैनुअली करने पे वो चेंज नहीं होगा, जबकि डायनामिक करने पे क्या होगा, ये किसी दूसरे डिवाइस पे डिपेंड रहेगा कि उस डिवाइस को, मेरे डिवाइस को क्या आईपी मिल रही है। इस कंडीशन में आईपी हमारी चेंज होती रहती है। ठीक है, मे बी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद वो maybe 24 hours or something।
ये चीज मैंने आपको समझाई अभी 2 मिनट पहले एग्जैक्टली अपने कॉन्फ़िगरेशन को दिखा के कि या तो आप मैनुअली खुद कॉन्फ़िगर कर सकते हैं या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू कर सकते हैं या ऑटोमेटिकली। इसमें क्या होता है, एक अलग से एक मशीन लगी हुई होती है जो कि स्पेशली उसका काम यही होता है कि ये तीनों चीज हर उस सिस्टम को प्रोवाइड करता जाए जो इससे कनेक्ट होते रहे। ठीक है, ये ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन है, डायनामिक कॉन्फ़िगरेशन है। और इसी सर्वर को हम कहते हैं DHCP सर्वर। क्या बोलते हैं? DHCP सर्वर, पूरा नाम है इसका डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। लिखना चाहे तो लिख लीजिए, वैसे इसकी अभी डिटेल में हम लोग आगे बढ़ेंगे नेटवर्क एड्रेसिंग में। आप बताइए, यहां तक कोई क्वेश्चन है? बढ़े आगे। पढ़े? चलिए, इनका अगला टॉपिक है कंप्यूटर नेमिंग। हमें हर कंप्यूटर का एक नेम भी प्रोवाइड करना पड़ेगा अलोंग विद द आईपी एड्रेस, नहीं तो वो नेटवर्क पे किस नाम से जाना जाएगा। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखाऊं, मैं यहाँ पे नेटवर्क है, ये मेरे लैन पे कनेक्टेड काफी सारे सिस्टम हैं जिन्होंने अपनी विजिबिलिटी ऑन रखी है, काफी सारे सिस्टम है। तो हर सिस्टम की अपनी एक पहचान है ना, नाइलिट पीसी, नाइलिट एचपी, एनीथिंग, लोग अपने नाम से भी यहाँ पे रखे हुए हैं। तो ये नेम क्या है? नेम हर एक सिस्टम का होना जरूरी है, तभी तो पता चलेगा नेटवर्क पे उसकी पहचान हो, सभी तो पता चलेगी। और ये नेम डालते कहाँ से हैं? लेट अस सी। अपने सिस्टम की प्रॉपर्टीज में आते हैं आप, ठीक है। पीसी का नाम यहाँ कहीं दिखा रहा होगा, देखो डिवाइस नेम डेस्कटॉप QKCUJPC, पता नहीं यार तो फालतू सा नाम है। आप जब चाहें तब इसे रीनेम कर सकते हैं। रीनेम दिस पीसी पे क्लिक करके नया नाम यहाँ पे डाल के ओके कर दीजिए, सिस्टम रीस्टार्ट होगा, नया नाम इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। नेटवर्क नेम एंड एड्रेस प्लानिंग। As the network grows in size and complexity, it becomes increasingly important that it is well planned, logically organized and well documented. कोई भी नेटवर्क की जब साइज बढ़ती है तो वो कॉम्प्लेक्स होता जाता है, ठीक, और उतनी ही ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है उसकी प्लानिंग करना, ठीक है, उसको लॉजिकली वेल ऑर्गेनाइज्ड रखना और डॉक्यूमेंटेड रखना कि आपने ऑर्गेनाइज किया है तो किया क्या क्या है, क्या क्या स्टेप्स आपने लिए हैं, ताकि फ्यूचर में अगर कोई ट्रबल शूटिंग हो तो वहां पे हम उस डॉक्यूमेंट की हेल्प से ट्रबल शूटिंग को आसान बना सकें। बहुत से ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो क्या करते हैं कि नेमिंग और एड्रेसिंग कर लेते हैं कंप्यूटर की, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो कंप्यूटर कहाँ का है। जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट है, उसमें आईटी डिपार्टमेंट एक है, उसमें कोई भी एक कॉलेज का ही अगर एग्जांपल है तो ही अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, आईटी डिपार्टमेंट है, आपका मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ही पीसी की एड्रेसिंग रख सकते हैं कि 1 से लेके 100 तक जो आईपी होगी आईटी डिपार्टमेंट की होगी, 101 से लेके 130 तक की होगी यहाँ की होगी। फ्लोर वाइज भी डिवाइड कर सकते हैं ABC करके कि A1 में ये होगा, A2 में ये होगा, B1 में ये होगा, B2 में ये होगा। इस तरह की प्लानिंग, इस तरह की स्ट्रक्चरिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक टॉपिक है व्हेन एंड व्हाई अप्लाई पैचेस। यहाँ पे पैचेस से क्या मतलब है? यहाँ पे पैचेस से मतलब इससे नहीं है कि आप पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम रखे हैं उसको पैच कर दिया। ये एक्स्ट्रा फीचर्स को अगर प्रोवाइड करना हो, जैसे कि प्लग इन, ठीक है, उनको कहते हैं पैचेस। आपको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ इनहेंस कोई और फीचर इंप्लीमेंट कराने हो, देन यू कैन अप्लाई पैचेस, ठीक है। अब जो ओएस पैचेस होते हैं, जैसे अपडेट्स हुए हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के, जो अपडेट्स हैं
उनको हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि उनकी इंस्टॉलेशन ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं या परमिशन देके भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे आप जाते हैं, आपको ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, एडवांस ऑप्शन। अपडेट्स अगर आपने ऑफ करने हैं, कितने दिन के लिए करना है, आप चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको मैनुअली चेक करना है कि हाँ अपडेट अभी चाहिए, देन चेक फॉर अपडेट्स पे क्लिक कर दीजिए, अपडेट शुरू हो जाएंगे होंगे। पॉज भी कर सकते हैं, एक्टिव आवर्स भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक दो स्लाइड में यही चीज बताई गई है। तो अभी कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, कोई डाउट, कुछ परेशानी, कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं। नो सर। तो आज तीसरा दिन है आपका, कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है सर। मजा आ रहा है, गुड सर, गुड। अच्छा लग रहा है सर। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे और अच्छा लगता जाएगा। एंड बीटेक क्लास यस सर, यस। मनदीप कुछ है? अच्छा, बेटर देन बीटेक क्लासेस, ओके, ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच सर कंसेप्ट अच्छा है, वो थोड़ा वे ऑफ टीचिंग आपका अच्छा है सर, थैंक यू। और इजीली समझ आ जाता। इतने कॉम्प्लीमेंट सुन के तो मैं सच में चॉकलेट ही खा लिया, समझ लो 100 ग्राम। थैंक यू सो मच। इन डिटेल ज्यादा अच्छा बताते हैं सर। थैंक यू। अच्छा हाँ, एक और चीज मैं आपको रिमाइंड करा दूं, मैंने पहले डिस्कस किया था लेकिन शायद उस समय क्लास में सारे लोग नहीं थे। नाइलेट जो है वो मंडे टू फ्राइडे के लिए ऑपरेबल होता है। मंडे टू फ्राइडे हमारा ऑफिस चलता है, तो सैटरडे एंड संडे इज छुट्टी, ठीक है। सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, तो मतलब कल भर और आपकी क्लास चलेगी, उसके बाद फिर मंडे को चलेगी, ठीक है। ओके सर। ओके सर। ठीक है, फिर आज के लिए यहीं तक रखते हैं। नया टॉपिक शुरू करेंगे तो होगा नहीं, और टाइम हो जाएगा। डे 4 को डे 4 का टॉपिक शुरू करते हैं। ओके क्लास, बाय बाय, टेक केयर। ओके सर। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर।